ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसकी वजह यह थी, मैं इंग्लिश मीडियम के बैच को थोड़ा सा लंबा खींचा तो उसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको मेकअप कर लेंगे। तो मैं फ्रेंड्स, पहले तो आप जानते हो कि हम लोग गांधी पर पहुंच चुके हैं। कल मैंने गांधी के जीवन के बारे में आपको बताया था। आज हम गांधी पर वो चर्चा करेंगे जो आपको क्वेश्चन आंसर में आपको सहायता करेगा। और आज भी एक स्टडी मटेरियल मैंने भिजवाया है जो 1920 से 29 तक आपको ले जाएगा, और 20 से 29 तक आपको राष्ट्रवाद की तरफ भी लाएगा और साम्राज्यवाद की तरफ भी लाएगा। सॉरी, राष्ट्रवाद की तरफ भी लाएगा और संप्रदायवाद की तरफ भी ले जाएगा। तो चलिए पहले हम इधर इसको देख रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है माय स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द फास्ट आंसर, बी फास्ट। क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो ये है, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से। अच्छा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचार कौन सा एक निरूपित करता है? देखो, मैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर तुम लोग दोबारा देखना। निरूपित नहीं करता है, कर देता, नहीं करता है। संवैधानिक साधनों याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। सी, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। और डी, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। माय स्टूडेंट्स, नहीं शब्द देख लेना आप लोग। नहीं करता है, करता है में गलत हो जाएगा। नहीं करता है के आधार पर आप लोग चुनिए। बी फास्ट, बी रेस्पॉन्सिव। नो 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 माय स्टूडेंट्स, फिर एक बार गौर से देखिए। देखिए, आयातित वस्तुओं पर आप उग्रवादी कार्यक्रम को याद करिए। उग्रवादी कार्यक्रम को आप याद करिए। पहला कार्यक्रम क्या है? जैसे उग्रवादी कार्यक्रम को याद करिए तो उसमें आपको आता है स्वदेशी बहिष्कार। जो टर्म आते हैं, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ये चार टर्म आते हैं, आपको ध्यान होगा। तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, दे आर द फोर फैक्टर्स। तो आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रोत्साहित देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, ये हो गया स्वदेशी। संवैधानिक साधन याचिकाओं के साथ आक्रामक साधन में स्वशासन प्राप्त करना, ये होगा बहिष्कार। हाँ, ये है राष्ट्रीय शिक्षा। और ये जो कह रहा है, ये तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ये गलत हो गया, क्रॉस लगाइए इसमें। तो ये आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन है ए लॉर्ड डफरिन का, बी लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लिटन का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट। क्या? बी, यस, लॉर्ड कर्जन, करेक्ट, 100% करेक्ट। ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? निम्नलिखित में कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? ए, रॉलेट आंदोलन, बी, असहयोग आंदोलन, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी, होम रूल आंदोलन। बी फास्ट माय स्टूडेंट्स, बी रेस्पॉन्सिव, डी, होम रूल आंदोलन, दैट इज करेक्ट। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ए, हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, बी, ईश्वरचंद विद्यासागर, सी, केशव चंद्र सेन, डी, राजा राम मोहन राय। बी फास्ट।
डी इज द करेक्ट आंसर, यस। अब आता है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। एक। बी, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और डी, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। मतलब ये जो चार के चार जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। तो अब इन चारों में आप देखिए और बी फास्ट। यस, दैट इज करेक्ट। तो हो गया 5 क्वेश्चन। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ले चलता हूं टॉपिक के ऊपर। तो कल हम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम पीछे का हटाते ही नहीं। पीछे का हटा दिया। गांधी विचारधारा एवं कार्यक्रम, कल हम लोग यहीं पर थे। तो गांधी के जीवन के बारे में आपको बताया था। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के गांधी के कैरियर के बारे में बताया था। उससे आगे मैं आपको ले चलता हूं। उससे आगे मैं यह ले चलता हूं कि गांधी जी 1915 में भारत आए। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने भारत में आने के बाद सबसे पहला अपना उद्देश्य बनाया कि भाई वो ब्रिटिश के प्रति थोड़ा सा कोऑपरेटिव अप्रोच रखा। मतलब ब्रिटिश के प्रति सहयोग की नीति गांधी जी ने अपनाई। और 1915 में जब भारत में उनका आगमन हुआ, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने भारतीयों से अपील की कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सेना में शामिल होइए और सेना में ब्रिटिश को सहायता करिए। तो अधिक से अधिक संख्या में आपको ब्रिटिश सेना में शामिल होना है और सेना में शामिल होकर आपको ब्रिटिश की सहायता करनी है। यही उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। तो उन्होंने भारतीयों से अपील की कि अब सेना में भर्ती हुई अधिक से अधिक। उनको कहा गया रिक्रूटिंग सर्जेंट। और महात्मा गांधी ये सारा कुछ इसलिए कर रहे थे कि उन्हें लगता था युद्ध के बाद ब्रिटिश हमें कोई बड़ा सा उपहार देंगे। मतलब हमें का मतलब है भारत को स्वशासन या स्वराज्य जैसी कोई चीज देंगे। इसी उम्मीद में महात्मा गांधी ऐसा कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के मध्य। तो ये था। अब मैं यहां पर दिखाना चाहता कि गांधी के बारे में कुछ चीजें आप जानिए कि गांधी के उद्भव की परिस्थितियां क्या थी। जैसे भारत में गांधी जिस समय आए, उस समय कौन से ऐसे फैक्टर थे जो गांधी के फेवर में काम कर रहे थे। तो उसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4-5 चीजों को आप ध्यान में रखिए कि गांधी के भारत में गांधी जी, या इसको ऐसे करिए, भारतीय राजनीति में गांधी जी के उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक।
अब देखिए, उद्भव को जो प्रेरित करने वाले कारक हैं उसमें एक है कांग्रेस का विरोधाभास एवं सीमाएं। गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, प्रथम विश्व युद्ध का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, गांधी जी की विशिष्ट विचारधारा एवं कार्यक्रम, गांधी जी की विशिष्ट विचारधारा एवं कार्यक्रम। अफवाहों की भूमिका, ये बहुत ज्यादा फैक्टर हो गया। इतने फैक्टर्स को अगर हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों के लिए काफी होगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए, पहले जिस समय गांधी जी आए, अब आप ही कल्पना करिए उस समय अगर कांग्रेस में कोई स्थापित नेतृत्व होता तो गांधी जी के लिए जगह बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस समय गांधी जी आए उस समय उदारवादी नेतृत्व अपनी विश्वसनीयता खो दी थी, उग्रवादी आंदोलन बिखर चुका था, तो कांग्रेस में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस शून्य को भर देना गांधी जी के लिए बहुत सरल था। तो पहला कारक तो यही हो गया, राजनीतिक शून्य जो उपस्थित है उसको गांधी जी ने भर दिया। अब अगर गांधी जी कोई नवसिखिए होते और उनकी कोई पहचान नहीं होती, तब तो हिंदुस्तान में पहचान बनाने में उनको काफी जद्दोजहद करना पड़ता। लेकिन उनको क्या था कि 2 बातें थी। एक तो दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी थी, गांधी जी से सभी लोग वाकिफ हो चुके थे, उनकी भारत में आने से पहले उनकी तूती दुनिया में बोलने लगी थी। और फिर इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका का समाज भी बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय था, भारतीय समाज भी बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय था। तो दक्षिण अफ्रीका के समाज और भारत के समाज में जो समानताएं दिखती हैं, उन समानताओं के आधार पर गांधी जी के लिए यह बहुत सरल हो जाता कि गांधी जी की अपील वहां तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया, उस राजनीतिक अनुभव का भी फायदा गांधी जी को मिला। तो दूसरा ये हो गया। तीसरी बात यह है कि कहा जाता है जब लोहा गर्म हो तो चोट मारने पर तुरंत असर होता है,
अब प्रथम विश्व युद्ध घटित हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों पर प्रभाव छोड़ा है, सभी में बेचैनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उत्पादन बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद छटनी का भय सता रहा था। यहाँ के जो पूंजीपति लोग थे उनको छटनी का भय सता रहा था, सॉरी, पूंजी मजदूरों को छटनी का भय सता रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उत्पादन में भयंकर गिरावट आई थी, तो पूंजीपतियों के द्वारा अपने मजदूरों की छटनी की जा सकती थी, तो मजदूर परेशान थे, किसान परेशान थे, क्योंकि जो धनी किसान थे वो बाजार के लिए उत्पादन करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वस्तुओं की मांग में गिरावट आई, तो उनके उत्पादन उनके वस्तुओं का मूल्य में गिरावट आ गई, तो उनकी आमदनी को धक्का लगा। निर्धन किसान थे वो भी परेशान थे, क्योंकि निर्धन किसानों की जमीन नीलामी हो रही थी और भू राजस्व की दर उनको बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। तो धनी किसान, निर्धन किसान, मजदूर सभी परेशान थे प्रथम विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव से। तो गांधी जी के आंदोलन से वो आसानी से जुड़ सकते थे। तो ये तीसरा फैक्टर हमने दिया, प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या है? तो यहां पर बिपिन चंद्र कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन या क्रांति का माहौल बना हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शीघ्र बाद। कुछ देश ऐसे हैं जहां साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन शुरू हो चुका है, जैसे चीन में, जैसे कोरिया में। चीन में उसी समय मई चतुर्थ आंदोलन शुरू हो गया है, कोरिया में मार्च थर्ड आंदोलन शुरू हो गया है, मिस्र में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साम्राज्यवाद विरोधी माहौल जो बन चुका है, उसको गांधी जी को फायदा मिले। अब है गांधी जी की विशिष्ट विचारधारा तथा कार्यक्रम। तो गांधी जी की विचारधारा तो अपनी जगह है, परंतु विचारधारा जनसामान्य से कैसे जुड़ रहे हैं? तो देखिए, गांधी जी की विचारधारा में एक फैक्टर आता है अहिंसा और सत्याग्रह। तो जो अहिंसा की तकनीकी है, उससे भी जनता को मोबिलाइज करने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो अहिंसा होती है वो कहीं ना कहीं अहिंसा जन आंदोलन के अनुकूल होती है। क्योंकि देखो, अब अगर जन आंदोलन हो रहा है और हिंसक घटनाएं आरंभ हो जाती है, तो उससे कॉमन पीपुल के मरने की या कैजुअलिटीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर अहिंसक तौर पर आंदोलन चलाया जाए, आप समझ सकते हो कि जन आंदोलन है, उसमें कोई हिंसा कर बैठे जनता की तरफ से, तो पुलिस फायरिंग करेगी, बहुत निर्दोष मर जाएंगे। तो जन आंदोलन देखो, जो पहले कैडर बेस्ड आंदोलन होता है, कैडर बेस्ड आंदोलन का मतलब जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, जैसे कि अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो टेरर मेथड को अपनाते हैं। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, कहीं से कहीं क्राइम करके भाग जाते हैं। लेकिन जो जन आंदोलन होता है, उसमें जनता तो प्रशिक्षित होती नहीं, उसकी तरफ से कोई हिंसा होगी, उधर से पुलिस और आर्मी फायर करेगी, तो सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जाएंगे। तो जन आंदोलन हिंसक होना नहीं चाहिए। तो गांधी जी को वो भी सूट कर रहा था। दूसरी बात यह थी, अहिंसा कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से भी उसको प्रोत्साहन मिल रहा था। विभिन्न धार्मिक पंथों के द्वारा भी अहिंसा की बात की जा रही थी। तो भारतीय लोगों की चेतना के अनुकूल अहिंसा थी। तो भारतीय चेतना के अनुकूल अहिंसा थी, उससे भी गांधी जी को लाभ मिला था। तीसरी बात यह है, अहिंसा की पद्धति के माध्यम से गांधी जी बड़ी आसानी से महिलाओं को भी आंदोलन से जोड़ सके। क्योंकि जो पुरुष प्रधान समाज होता है, वह महिलाओं को कभी अपने यहाँ से, मतलब अपने महिलाओं को गांधी जी के आंदोलन में शरीक होने में भूमिका नहीं निभा, मतलब सहमति नहीं देता, अगर आंदोलन हिंसक होता तो। क्योंकि महिलाओं के लिए शामिल होना फिर कठिन हो जाता। गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर जो आंदोलन चलाया, उससे बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी संभव हुई।
जैसे आप अगर एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर आपका बहुत अच्छा दिया हुआ है, मौका मिले तो आप जरूर पढ़ना। कक्षा 12वीं की, कक्षा 12 में आपको एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न तीनों की एनसीईआरटी है, तो मैं मॉडर्न की बात कर रहा। उसमें एक चैप्टर गांधी पर दिया हुआ, तो जो गांधी जी पर जो चैप्टर है उसके ऊपर ब्लॉक में आपको एक जगह मिलेगा, उसमें दुनिया की 3 नेताओं की बात की गई। कहा गया है कि चीन के माओ से तुंग, जो चीन का नेता था, मैं विश्व इतिहास में बताऊंगा, रूस के लेनिन और वियतनाम के हो ची मिन्ह के आंदोलनों की तुलना में गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं की कहीं ज्यादा भागीदारी रही। और अगर इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी रही तो कहीं ना कहीं उसके लिए गांधी जी की अहिंसा की नीति भी उत्तरदायी। एक तो अहिंसा हुई, और अहिंसा में एक फायदा और भी है जो बताना है। जैसे कहा जाता है कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं अहिंसा की अवधारणा के माध्यम से ब्रिटिश के साथ मनोवैज्ञानिक समानता की स्थिति स्थापित करने का प्रयास किया। और गांधी जी ने कहीं ना कहीं अहिंसा की नीति के माध्यम से ब्रिटिश के साथ एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समानता। अब कैसे मनोवैज्ञानिक समानता से क्या आशय है? उससे आशय यह है कि जैसे ब्रिटिश के पास अत्याधुनिक हथियार थे, अत्याधुनिक हथियार थे तो ब्रिटिश उस हथियार का कहीं भी उपयोग कर सकते थे। अब इन्होंने अहिंसा की नीति अपना ली। इन्होंने कहा मुझे हथियारों में विश्वास ही नहीं है, मैं हिंसा कर ही नहीं सकता, मुझे वो आपके उस हथियारों से कोई डर नहीं है, आपको मारना है तो आप चलाइए, हम प्रस्तुत हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे और न हम हिंसा से डरेंगे। तो ब्रिटिश के पास तो जितने भी अत्याधुनिक हथियार है सब एक तरह से बेकार हो गए। और अहिंसा से जुड़ी हुई तकनीकी है सत्याग्रह। जैसे सत्याग्रह से पहले तुम देखते हो कि जो उग्रवादी नेता है उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति चलाई। निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति क्या थी? तो मैं आपको बताना चाहता कि निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति यह थी कि जैसे आप उग्रवादियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति पर बल दिया, जिसमें कि हम हर कुछ सहन करेंगे परंतु अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मतलब कोई अगर हम पर आक्रमण भी करेगा तो हम उसको सहेंगे परंतु अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परंतु उसमें घृणा का भाव था, क्रोध का भाव था। जैसे कुछ उसी तरह की बात है, कोई कहा बोलता है कि आपके गाल पर कोई एक तमाचा मारता है तो आप उसको दूसरा गाल बढ़ा दीजिए। तो अगर एक गाल पर जोरदार तमाचा मारता है तो आप दूसरा गाल बढ़ा दीजिए, फिर दूसरे गाल पर जब तमाचा मारता है तो फिर तीसरी बार इस गाल को बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से 1 बाय 1 वह तमाचा मारता जाएगा और आप अपने गाल को बढ़ाते जाएंगे। तो उग्रवादियों का अप्रोच क्या है कि जब आपको इस गाल पर तमाचा मारता है तो इस गाल को बढ़ाता तो जरूर है परंतु उसमें आक्रोश है कि नहीं, आपने इस गाल पर तमाचा मारा है तो आप इस गाल पर भी मारिए। वहां पर एक आक्रोश है, घृणा है। गांधी जी के सत्याग्रह में है कि पहले हल्का मुस्कुराइए, फिर इस गाल को बताइए कि अगर आपको तमाचा मारने में मजा आता है तो आप इस गाल पर भी तमाचा मारिए। मन में कोई घृणा, क्रोध, कोई आक्रोश का भाव नहीं आने दी। और तब तक आप बढ़ाते रहिए जब तक वह चलाता रहे और उसके मन में कोई आक्रोश नहीं है। फिर क्या हुआ कि वो पीट कर जब वो चला जाता है घर के अंदर या कहीं जाता है, वहां पर वह व्यक्ति सत्याग्रह में बैठ गया। अब फिर वो दोबारा आता है, बोलता है तुम अभी तक गए नहीं, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? तो ये जवाब देता है कि आपने जो हमारे विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया और हिंसा के प्रयोग के कारण आपने जो अनजाने ढंग से जो अनैतिक या पाप का काम कर दिया है अनजाने ढंग से, तो मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि उपवास करके मैं आपकी उस आत्मा को निर्मल कर दूं जो हिंसा के कारण बोझिल हो गया है। अब आप ही बताइए वो आदमी क्या सोचेगा? उसको तो ऐसा लगेगा यार उससे अच्छा तो मुझे पीट ले लेकिन जाग किसी तरह यहां से। तो सत्याग्रह की तकनीकी एक वैकल्पिक, गांधी जी ने एक वैकल्पिक राजनीति चलाई, बड़ा इनोवेटिव चीज थी। ये सोल फोर्स था। सोल फोर्स आत्मा की शक्ति के माध्यम से वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। और वह एक, उन्होंने कहा कि सत्याग्रह किसी कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं है। सत्याग्रह उसका हथियार है जो ताकतवर है, जिसमें सहन करने की क्षमता है।
इसमें सहन करने की क्षमता नहीं हो, सत्याग्रह उसका हथियार नहीं। ओके, तो माय स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन से कि सत्याग्रह को कहा जाता है किसी कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं है, बल्कि वो एक ताकतवर व्यक्ति का हथियार। अब देखो सत्याग्रह की पद्धति कितनी कारगर है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप में से कुछ लोग अगर गांधी मूवी को देखना चाहें तो सोने में सुहागा होगा, आप उसको देख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। जैसे एक घटना है, गांधी जी ने जहां पर नमक सत्याग्रह आरंभ किया है, उस नमक सत्याग्रह में दृश्य यह है कि बॉम्बे का धड़सना तट है और वहां पर अब्बास तैयब जी नेता, पहले अब्बास तैयब जी नेता थे, गिरफ्तार कर लिए गए, तो सरोजिनी नायडू लीड कर रही हैं। सत्याग्रहियों का जत्था है जो नमक कानून का उल्लंघन करने जाता है, बिल्कुल निहत्था था। दृश्य आपको दिखिएगा, इधर सत्याग्रहियों का जत्था खड़ा है, उधर नेता खड़े हैं, उधर पहले से ही कांग्रेस की शिविर लगा हुआ है, इसमें स्ट्रेचर है, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है, सब कुछ है। अब पहले सत्याग्रहियों का एक झुंड आता है, 5-6 सत्याग्रहियों का, वो हाथ में नमक बनाने वाले कुछ औजार लेकर समुद्र तट की तरफ बढ़ता है और कई सैकड़ों पुलिस वहां खड़ी है। उधर पुलिस से आती है, पुलिस आके लाठी की वर्षा उस पर करती है, वो हाथ तक उठा के प्रतिकार नहीं करता, सारी लाठियों को सहता है, सर फूटते हैं और घायल होकर गिरता है। तुरंत कांग्रेस के शिविर से स्ट्रेचर लेके वहां के कार्यकर्ता दौड़ जाते हैं और उसको स्ट्रेचर पर लाते हैं और प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिविर में ले जाते हैं। तब तक इधर सत्याग्रहियों का दूसरा जत्था तैयार है, नेता ऐसे हाथ से इशारा करता है, वो जत्था चल देता है, फिर लाठियां खाने के लिए उसी तरह से, कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई हिचक नहीं। और ये सब जो घटना हो रही थी, तो एक अमेरिकन पत्रकार था, उसका नाम था मिलर, उसने इस सारी घटना की फोटोग्राफी ले ली और फोटोग्राफी लेकर यूरोप के सारे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया। जब यह समाचार जब प्रकाशित हुआ तो वहां खलबली मच गई, पूरे पश्चिमी यूरोप में पश्चिम में आलोचना शुरू हो गई ब्रिटिश नीति की। तो ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत वहां से लंदन से फोन आया लॉर्ड इरविन को, चूंकि वही वायसराय था इंडिया का, कि मिस्टर इरविन, व्हाट इज गोइंग ऑन, what is going on, what happened in India that tarnishes our image, so please stop it and do something। तो अब इरविन प्रेशर में है, वो करे तो क्या करे, वो कहता है ये सर आई विल ट्राई एट माई बेस्ट, आई विल डू समथिंग। फिर उसके बाद वो फोन जब डिस्कनेक्ट होता है तो इरविन अपने निजी सचिव से, अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि अच्छा मिस्टर अमुक, कुछ भी नाम हो, यू फाइंड एनी न्यूज इन विच सत्याग्रही हैज अटैक्ड अ पुलिस और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर। तो कहता है कि नो सर, आई एम सॉरी, सो फार वी आर नॉट रिसीविंग एनी सच न्यूज। मतलब वो पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि आपको कोई ऐसा समाचार मिला है जिसमें सत्याग्रही ने पुलिस पर हमला किया हो? तो कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा हमें कोई समाचार अभी तक नहीं मिला, आई एम सॉरी। तो इरविन ऐसे अपने सर को खुजलाता है, क्योंकि उस सत्याग्रह का जवाब ही उसके पास नहीं। तो गांधी के मास मोबिलाइजेशन में अहिंसा और सत्याग्रह का बहुत रोल है। दूसरी बात कि गांधी ने एक थियरी दी है, उसको कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और गांधी जी वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय पर बल देते हैं, वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वयवाद। मतलब वो एक ही साथ पूंजीपति को और मजदूरों को, जमींदार को और किसानों को, सभी को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर वर्ग संघर्ष पर बल देते तो पूंजीपति वर्ग और जमींदार अलग हो जाते, लेकिन वो वर्ग समन्वय की बात करते हैं। और उसी क्रम में उन्होंने एक ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी। आप लोगों ने सुना होगा न्यास का सिद्धांत, उसमें ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या कहती है, उस पर गौर करिए। ट्रस्टीशिप की अवधारणा कहती है
कि प्रतिभा और प्रतिभा के बीच अंतर होता है। कोई व्यक्ति अधिक प्रतिभाशाली होता है, तो जो अधिक प्रतिभाशाली होता है वह अपनी आवश्यकता से अधिक अर्जित करता है, और अगर वो अपनी आवश्यकता से अधिक अर्जित करता है, उसको चाहिए कि जो उसकी आवश्यकता है उतना ही वो अपने पर खर्च करे और बाकी सारी संपत्ति को एक समाज की संपत्ति मान ले और अपने आप को समाज का ट्रस्टी या समाज का न्यास मानकर समाज की भलाई पर उस रकम को खर्च करे। उन्होंने कहा कि पूंजीपति मजदूरों के पिता की तरह हैं और मजदूर पूंजीपति के पुत्र की तरह है। इस प्रकार से उन्होंने पूंजीपति वर्ग और मजदूरों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात की। तो यह है गांधी जी के वर्ग समन्वयवाद की नीति। इस कारण से भी सभी वर्ग उनसे जुड़ पाए। एक है कि हिंद स्वराज उनकी कृति है, कभी अवसर मिले तो जरूर पढ़िए। मात्र 70-75 पेज की है, बहुत कम कीमत की है। गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझने में हिंद स्वराज एक बड़ी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा है कि हम ब्रिटिश के पैरों तले उसमें गांधी जी ने कहा है कि हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं बल्कि पश्चिमी संस्कृति के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। माने उनका कहना है कि हमें ब्रिटिश से घिरना नहीं है। ब्रिटिश अगर भारत में रहना चाहे तो रहे, हमें ब्रिटिश पाश्चात्य संस्कृति को हम नहीं अपनाएंगे। हम उनकी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, हम उनके न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम उनके शिक्षण संस्थानों में नहीं जाएंगे। हम अपना शिक्षण संस्थान, अपना देसी शिक्षण संस्थान बनाएंगे। हम उनके उत्पादों को नहीं खरीदेंगे, हमारा उत्पाद अपना चरखा होगा। हम हस्तशिल्प उद्योग से अपने उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करेंगे। हम उनकी न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, हम अपने ग्राम पंचायत से अपनी समस्या को दूर करेंगे। ब्रिटिश भारत में रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो किसी आलोचक ने कहा कि गांधी जी ने तो खूब किया। गांधी जी ने ब्रिटिश पर चोट ही नहीं की, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ पर ही चोट कर दी। अब मान लो जब इतना सब कुछ आप कर देंगे तो ब्रिटिश हिंदुस्तान में क्यों रहेंगे? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ पर ही चोट कर दी। जब ब्रिटिश न्यायालय में आप नहीं जाओगे, ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों में नहीं जाओगे, जब ब्रिटिश वस्तुओं को नहीं खरीदोगे, तो ब्रिटिश हिंदुस्तान में रहेंगे क्यों? अब इसके बाद फिर आता है गांधी जी का कार्यक्रम। तो गांधी जी का कार्यक्रम ऐसा है जो वो भी जनता को खींचता है अपनी तरफ। विचारधारा तो खींचती है, जैसा हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज में उन्होंने कहा, उन्होंने आधुनिक उद्योग, आधुनिक वकील डॉक्टर और आधुनिक उद्योग, इन सब की खुली आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक उद्योग, डॉक्टर और वकील ने भारत को कंगाल बना दिया और भारत की भलाई उन सभी चीजों को भूल जाने में है जो पिछले 50 वर्षों से भारत ने सीखा है। अब बताइए, अब उन्हें डॉक्टर से क्यों परहेज है? वो कहते हैं कि डॉक्टर प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करता है। जैसे अगर कोई ज्यादा भोजन ग्रहण करे तो बदहजमी होगी तो 2-4 बार टॉयलेट दौड़ेगा और उसके बाद फिर वह अनुशासित अपने जीवन में हो जाएगा। उसको अनुशासन का महत्व पता चलने लगेगा एंड ही विल बी डिसिप्लिन इन हिज लाइफ। तो उससे उसके लाइफ में एक व्यवस्था आएगी। लेकिन जैसे
ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि वकील के बारे में कहते हैं कि देखिए, वकील हम सभी का प्रयास होना चाहिए समाज में शांति, आपस में मनमुटाव और झगड़ों को कम करना, लेकिन वकील तो फीस लेकर मनमुटाव और झगड़ों को बढ़ाते हैं, तो वकील से भी उनको परेशानी है। और जबकि पेशे में खुद भी वकील थे, और उसके बाद आधुनिक उद्योगों की आलोचना करते हैं। हालांकि सब तो सिंबॉलिक बातें हैं, सबका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मुख्य मुद्दा है इससे जनता क्यों आकर्षित होती है। तो जनता इसलिए आकर्षित होती है कि सुमित सरकार कहते हैं कि गांधी जी का जो ये आधुनिकता विरोधी, जैसे आधुनिक युग या पश्चिम या आधुनिकता विरोधी जो दर्शन है, वह भारतीय किसानों को आकर्षित करता था, जो आधुनिकता के दौर में पीछे छूट गए। इससे भी जनता उनकी तरफ खींच के चली आती, यह भी एक कारण था। और उनका जो कार्यक्रम था वो तो और मन लुभावन था। ट्रेन के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे, जनता को लगता था कि अरे हमारा नेता कैसा हो तो गांधी जी जैसा। कपड़े पहने तो बस किसान का लिबास धारण किया, और किसान की तरह देखते हो, कपड़े ऊपर चादर ओढ़े हुए, खाली शरीर, आधे कमर के नीचे धोती। वो जो चीज दिखती है उसे साधारण किसान अपनी पहचान गांधी जी के साथ कर लेते। बाकी सूट और नेकटाई पहनने वाले नेताओं के साथ भारतीय किसान अपनी पहचान कहां कर पाते थे। इतना ही नहीं, जब किसी सभा को संबोधित करने जाते थे तो आप जानते ही हो कि खासकर उत्तर भारत में जो रामचरितमानस है वो कितनी लोकप्रिय ग्रंथ है, और जहां तहां रामचरितमानस की चौपाइयों को उद्धृत कर देते थे। और आगे मैं आपको बताऊंगा जो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम उन्होंने चलाया, तो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में क्या था, गांव में जाके, रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। गांव में गए, चरखा चलाए, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया, गांव की सड़कों की सफाई की, प्रभात फेरी की, यही सब कुछ कुछ कार्यक्रम था, सिंबॉलिक मीनिंग था। लेकिन इसके माध्यम से गांधी जी 7 लाख गांवों को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ दिया, रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम। तो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम एक बहुत बड़ा मेथड गांधी जी का रहा, जो कहीं ना कहीं जनसामान्य को, भारतीय लोगों को, जनसामान्य को गांधी जी के मूवमेंट से जोड़ सका। दैट इज द फैक्टर। तो कार्यक्रम, अब आप कहेंगे भाई एक पॉइंट हमने अफवाहों की भूमिका को भी दी है। अफवाहों की भूमिका क्या पॉइंट है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए, अफवाह व्यक्ति को बहुत ऊंचा चढ़ा देता है, और अफवाह व्यक्ति को बहुत नीचा भी गिरा देता है। अफवाह अगर फेवर में हो तो व्यक्ति को कभी कभी काफी तरक्की मिल जाती है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनसामान्य में इस तरह की अफवाह विकसित होने लगा था। कोई बोलते थे गांधी बाबा को सीधे देवता ने भेजा, ईश्वर ने भेजा है, हम गरीबों की सुध लेने के लिए, हम गरीबों की खोज खबर लेने के लिए। कुछ किसानों में प्रचलित था कि गांधी जी को वहां लंदन से भेजा है महारानी ने, कि देखो कि हमारे अधिकारी हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं उसकी जांच परख करने के लिए। कुछ को यह लगता था कि गांधी जी को वायसराय ने भेजा है नीचे गवर्नर और जिला कलेक्टर के व्यवहार को परखने के लिए। अब देखो, अफवाह तो इस कदर हावी हो गई कि गांधी जी को लोगों ने वह श्रेय भी दे दिया जो नहीं करते थे। जैसे किसानों को लगता था गांधी बाबा जमींदारी को समाप्त करेंगे, जबकि गांधी जी ने जमींदारों के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब आपको 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग घटना लिखी हुई। एक किसान, मतलब किसानों में एक अफवाह फैल गई कि कोई किसान था जिसने गांधी जी की आलोचना की, उनके लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। वो जब अपना खेत में पहुंचा तो देखा कि खेत की फसलें उखड़ी पड़ी है, कुछ है ही नहीं, सारी फसलें नष्ट हुई पड़ी हैं। और जब घर पर पहुंचा तो देखा उसका घर गिर चुका है और कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो इस तरह से अफवाह भी गांधी जी को महान बनाने में फेवर कर रहा था। जैसे चौरी चौरा में जो आप देखते हो कि किसान जो पुलिस के साथ जो लड़ गए थे, उसमें स्थिति क्या थी? स्थिति यह थी
कि किसानों में इतना आत्मविश्वास अपने ऊपर आ गया था। इसका एक कारण यह भी था, उनको यह विश्वास हो चला था कि हम जब तक गांधी टोपी पहने हुए हैं तब तक पुलिस की गोली हमें नहीं लग सकती, और पुलिस की गोली गांधी टोपी पहने हुए हैं तो हमारे माथे में छेद नहीं कर सकती। अब इतना विश्वास अगर है तो ये भी एक र्यूमर, एक रोल प्ले कर रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स। गांधी जी का भारतीय राजनीति में स्थापित होने में ये 6 कारक मैंने बताए हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट लोग ठीक हैं? आर दे ओके? समझ रहे हैं क्लास को? कोई दिक्कत तो नहीं? बीच बीच में मैं आप लोगों की सुध लेता चलता हूं कि आप लोग जुड़े हुए हैं, कहीं सो तो नहीं गए, ऊँघने तो नहीं लगे। ऑल आर ओके? यस। तो बच्चों, एक तो तुम्हारा हो गया गांधी जी के उद्भव की परिस्थितियां। अब हम चाहेंगे कि इसमें मैंने 2-3 चीजें और डील किया है जो इसी से देखता हूं। एक है भारतीय एवं विश्व राजनीति में गांधी जी का योगदान, यह भी आपको जानना चाहिए। तो भारतीय एवं विश्व राजनीति में जो गांधी जी का योगदान है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गांधी ने भारतीय राजनीति में नवाचार, इनोवेशन लाया, अर्थात सत्याग्रह एवं अहिंसा की पद्धति को अपनाया। गांधी जी ने एक नवाचार लाया, यानी सत्याग्रह और अहिंसा की पद्धति को अपनाया। विश्व में ऐसा दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। दूसरा, उन्होंने वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की, अर्थात उन्होंने मैकियावेली की यथार्थवाद को अस्वीकार कर धर्म पर आधारित राजनीति पर बल दिया। अब ये मैकियावेली का चक्कर क्या है मैं बताता हूं। देखिए, जो मैकियावेली है वो एक इटालियन राजनीतिक चिंतक था, 16वीं सदी का था, पुनर्जागरण काल का। और मैकियावेली का जो गहरा विश्वास था वो यथार्थवाद की राजनीति में था। मतलब मैकियावेली ऐसा मानकर चलता था कि राजनीति का मतलब है अवसरवाद। जो अवसरवादी है वही राजनीति में सफल हो सकता है। मैकियावेली ने एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए थे, अपने प्रिंस नामक कृति लिखी थी, उसमें उसने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा की वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने स्वहित से प्रेरित होते हैं। इसलिए उसका मानना था कि हमें कोई भी साधन का हम प्रयोग करें वह उचित है। गांधी जी ने मैकियावेली के इस यथार्थवाद को उलटते हुए सिद्ध करने का प्रयास किया कि नहीं, धर्म पर, नैतिकता पर आधारित ही राजनीति वास्तविक राजनीति है, और जो अनैतिक राजनीति है वो अनैतिक राजनीति अनुचित है। मतलब उन्होंने पहली बार राजनीति में धर्म और नैतिकता को इंट्रोड्यूस किया। धर्म से मतलब नैतिकता ही है। नैतिकता पर आधारित राजनीति को उन्होंने प्रोत्साहन देकर दुनिया में एक मिसाल खड़ी कर दी, जो पहले ऐसा नहीं था। गांधी के आगमन से पूर्व कांग्रेस का सामाजिक आधार सीमित था। जैसे गांधी जी के आगमन से पहले जो कांग्रेस का सामाजिक आधार था सीमित था, इससे महज कुछ खास वर्गों का समर्थन प्राप्त था। किंतु गांधी जी ने कांग्रेस को सामान्य जनता से जोड़ दिया। वस्तुतः उनके आगमन से पूर्व कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, महाराष्ट्र का चित्पावन ब्राह्मण, बंगाल के भद्र लोग, ये सब जातियां हैं, तथा तमिल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। किंतु गांधी जी ने इसे बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात आदि अन्य अपरंपरागत क्षेत्रों में, पहले वहां पर राजनीति, लोग उस राजनीति से बहुत जुड़े हुए नहीं थे, वैसे अपरंपरागत क्षेत्रों में गांधी जी ने उसे फैलाया। साथ ही कांग्रेस की राजनीति से नए वर्गों को जोड़ा। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति से नए वर्गों को जोड़ा। गांधी जी के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन तात्कालिक सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ गया। अतः राष्ट्र निर्माण एवं समाज सुधार दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रही। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया तथा छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष आरंभ किया। मतलब गांधी जी की राजनीति का आयाम बहुत व्यापक था। उन्होंने राजनीति को सामाजिक नीति से भी जोड़ा। मतलब उन्होंने कहा कि राजनीति और सामाजिक नीति दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है, और उन्होंने समाज सुधार को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, छुआछूत की समाप्ति के लिए काम किया। दैट वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना कर आधुनिकतावाद का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए व्यक्तिवाद की जगह
सामुदायिकता की भावना पर बल तथा मशीनीकरण की जगह मानव श्रम पर बल। मतलब देखो, उन्होंने एक वैकल्पिक आधुनिकता भी दी। पश्चिम का मतलब क्या है? पश्चिम का मतलब है पूंजीवाद, और पूंजीवाद का बल है किस पर? प्रतिस्पर्धा पर। लेकिन इन्होंने प्रतिस्पर्धा के बदले सहयोग पर बल दिया। व्यक्तिवाद, मैंने पश्चिम का बल किस पर है? मैं आपको विश्व इतिहास में बताऊंगा, व्यक्तिवाद पर। व्यक्तिवाद की जगह इन्होंने सामुदायिकता की भावना पर बल दिया, सामुदायिकता की भावना पर बल दिया, और मशीनीकरण की जगह मानव श्रम पर बल दिया। इन्होंने कहा कि मशीन को मानव श्रम को विस्थापित नहीं करना चाहिए। अगर मशीन मानव श्रम को विस्थापित कर रहा है तो यह बहुत खतरनाक चीज है, और इस खतरनाक स्थिति से बचना चाहिए। गांधी जी के पश्चात भी भारतीय राजनीति एवं विश्व राजनीति में गांधीवाद की विरासत देखी जा सकती है। भारतीय राजनीति में यह विरासत भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन आपने विनोबा भावे का भूदान आंदोलन में आगे चर्चा करूंगा। राजनीति में यह भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन बाबा आमटे जो टेहरी गढ़वाल में चला था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि के रूप में ये भी वहीं चला था। आप देखते हो नर्मदा बचाओ। और दूसरी तरफ विश्व राजनीति में मार्टिन, ये मध्य प्रदेश में चला था, और विश्व राजनीति में मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग कौन है पता है? जिसने ब्लैक मूवमेंट अमेरिका में चलाया था। तो जो मार्टिन लूथर का किंग का आंदोलन वो भी गांधीवाद से प्रभावित है। भूदान आंदोलन देश के अंदर, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सब पर गांधी जी का प्रभाव है। चिपको आंदोलन में पेड़ से जाके चिपक जाते थे, पहले मुझे काट दीजिए तब पेड़ को काटिए। ये गांधीवादी प्रतिरोध था। और उसके बाद आप देखोगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा, ये सब भारत के अंदर है। दूसरी तरफ विश्व राजनीति में मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग कौन है? तो कौन था? उसका भी एसेसिनेशन हो गया, हत्या हो गई, और वो भी गांधी जी की पॉलिसी को मानने वाला। उसने ब्लैक, अश्वेत लोगों के राइट के लिए फाइट किया था। और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में अल्बर्ट लुथफुली, उसकी भी हत्या हो गई। दुर्भाग्य है दुनिया का, जो ऐसे ऐसे शांति प्रिय, उसने भी गांधीवादी पद्धति से प्रतिरोध किया था साउथ अफ्रीका में ब्लैक के अधिकार को लेकर, और गांधीवाद की झलक देखी जा सकती है। तो यहाँ पर ये 2-4 एग्जाम्पल आपको विश्व राजनीति का दिया है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा बनता है कि वर्तमान में गांधी जी के विचारों का महत्व, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको स्पेशली जोड़ा हुआ है कि गांधी जी ने हिंसा की संस्कृति से अपने को पृथक कर अहिंसा की पद्धति को अपनाया। इससे वर्तमान विश्व में धार्मिक उन्माद एवं आतंकवाद जैसी समस्या का निराकरण हो सकता है। अभी देखो, विश्व जिस तरह से हिंसा की चपेट में है, आतंकवाद जैसी समस्या है, और जितनी पारस्परिक घृणा और विद्वेष है, उसमें गांधीवाद से उचित क्या सलूशन होगा, आप ही सोचिए। दूसरा, वर्तमान में राज्य की शोषक एवं दमनात्मक मशीनरी को देखते हुए गांधी जी के द्वारा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जाती है। गांधी जी ने जो सरकार का स्वरूप रखा वो कहाँ है? उनका ग्राम स्वराज्य है। वो चाहते हैं कि नीचे से सत्ता ऊपर की तरफ जाए। हमेशा वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। पूरी दुनिया में तुम देखोगे कि सरकार का झुकाव केंद्रीयकरण की तरफ है। तो गांधी जी का जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है, जो ग्राम स्वराज का सिद्धांत है, आज बहुत प्रासंगिक है। वर्तमान विश्व अति मशीनीकरण की समस्या से जूझ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ उच्च स्तर के रोजगारों के लिए नया खतरा बनकर आया है। ऐसी स्थिति में गांधी जी के इस विचार का व्यापक महत्व दिखता है कि मशीन के द्वारा मानव श्रम का विस्थापन नहीं होना चाहिए। मतलब आज देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है दुनिया में, और ज्ञान भी मिल रहा, लेकिन बहुत लोगों को रोजगार का खतरा भी लग रहा है। पहले ब्लू कॉलर वर्कर्स का रोजगार का खतरा था, व्हाइट कॉलर वर्कर्स के रोजगार का भी खतरा नजर आ रहा है। तो जिस तरह से मशीन मानव को विस्थापित करता जा रहा है, जैसे जैसे मानव श्रम की भूमिका कम होती जा रही है, तो गांधी जी का वह दिन याद आता है कि मशीन मानव श्रम को विस्थापित नहीं करना चाहिए। ये दुनिया के लिए सबक है। उसे तो आर्थिक केंद्रीयकरण भी होता है। कुछ लोगों के पास, जिसके पास मशीन है, पैसा उनके पास जमा होता जाता है और बाकी लोग निर्धन होते जाते हैं, तो समाज में विषमता भी तो बढ़ती है। अति उत्पादन वर्तमान सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आया है। अति उत्पादन, एक सीमा से ज्यादा उत्पादन। गांधी जी ने क्या कहा
इस प्रकृति के पास लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के, ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा सबक है। गांधी जी उस समय, उनको उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक कहा गया था। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग में उन्होंने उन चीज की संभावनाओं को टटोल लिया था जो उत्तर आधुनिक युग की समस्या है, वो है पर्यावरण संकट। उस समय पर्यावरण संकट के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। जिस समय गांधी जी ने कहा था कि उत्पादन बढ़ाने के बजाय आप उपभोग को कम करिए, तभी आप शांत रहेंगे और तभी आपका जीवन उज्जवल होगा। अति उत्पादन वर्तमान सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आया है। यह पर्यावरण संकट से लेकर आतंकवाद आदि सभी समस्याओं की जड़ है। इसलिए कुछ विद्वान गांधी जी को एक उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक मानते थे। आगे वंदना शिवा से लेकर बाबा आमटे तक विभिन्न पर्यावरणवादियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरणा मिली। मतलब पर्यावरण आंदोलन को भी गांधी जी से प्रेरणा मिली है, क्योंकि वो कहते थे उत्पादन बढ़ाने के बजाय उपभोग को कम कीजिए। अब थोड़ा क्षेत्रीय आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे और तब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोग गांधी मूवी अब बस देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। देखिए, गांधी जी 1915 में आए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सुझाव दिया था, कहा था कि देखिए, भारत के किसी भी मुद्दे पर कोई वक्तव्य देने से पहले आप हिंदुस्तान को समझिए, और उसके बाद इंडिया को पूरा समझने के बाद तभी आपको उस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देना है। तो गांधी जी ने जो आरंभ का 1 वर्ष लगाया, वो हिंदुस्तान को समझने पर लगाया। और उस ट्रेन पर बैठकर, हालांकि गांधी ट्रेन के आलोचक थे, लेकिन मूविंग इन ए ट्रेन गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया। और 1 वर्ष के उस दौरे के बाद गांधी जी भारत को इतना समझने लगे जितना ना तो उदारवादी नेता समझ पाए थे, ना उग्रवादी नेता। अब देखिए, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हो रहा था और मोतीलाल नेहरू से लेकर बाल गंगाधर तिलक तक जितने महत्वपूर्ण नेता थे, वह इस लखनऊ पैक्ट, हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो पैक्ट हो रहा था, उस पैक्ट का वो सेलिब्रेट करने में मस्त थे। उस समय गांधी जी उसी डाइस पर, उसी स्टेज पर एक कोने में बिहार के चंपारण जिले से आए हुए गांव गवई का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो राजकुमार शुक्ला से वार्ता कर रहे थे, और राजकुमार शुक्ला के साथ कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। कोई सहमति राजकुमार शुक्ला के साथ उनकी नहीं बन पा रही थी। राजकुमार शुक्ला ने उन्हें चंपारण आने के लिए बुलाया। थोड़ा वो हिचक रहे थे, परंतु फिर चंपारण जाने के लिए तैयार हुए। अब चंपारण में मुद्दा क्या था जिसको तुम चंपारण सत्याग्रह कहते हो, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। चंपारण में मुद्दा यह था कि चंपारण में जितनी भी जमींदारी थी, जितनी भी जमींदारी थी, वो 3 स्टेट के पास थी, रामनगर स्टेट, बेतिया स्टेट और मधुबन स्टेट। और इन स्टेट से ब्रिटिश जमींदारों ने इनसे एक तरह से लीज पर जमींदारी ली हुई थी, और ब्रिटिश जमींदार सक्रिय थे। आपको याद होगा, जब हम किसान आंदोलन आपको कवर करवा रहे थे, तो हम 1859-60 में बंगाल का किसान आंदोलन हमने वहां पर कराया था, नील आंदोलन, याद होगा आपको। तो नील आंदोलन जो बंगाल में शुरू हुआ था, तो बंगाल में भी तिनकठिया जैसी पद्धति थी जिसका अंत हो गया उसी समय।
बिहार के चंपारण में अभी भी तिनकठिया पद्धति चल रही थी। तिनकठिया पद्धति का मतलब है कि प्रत्येक किसान से अपेक्षा की जाती थी वो अपने 1 बीघे जमीन यानी 20 कट्ठा जमीन का 1 बीघा होता, उससे 3 कट्ठा में वो आवश्यक रूप से नील की खेती करे। और नील की जो उपज होती थी वो ब्रिटिश जमींदारों के हाथ में बेचना पड़ता था, और ब्रिटिश जमींदार जो उसकी दर तय करते थे वही दर मान्य होती थी। किसानों का उसमें कोई शेयर नहीं होता था। लेकिन चलिए, चंपारण के किसान इस तरह की जिंदगी के आदी हो चुके थे, एक लंबे समय से ऐसा चल रहा था, और चंपारण के किसान उसको सहन भी कर रहे थे। अब देखो समस्या कैसे आई। 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में सिंथेटिक ड्रग्स का आविष्कार हो गया। अब कपड़ों की रंगाई के लिए सिंथेटिक ड्रग्स का प्रयोग होने लगा, तो नील की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिल्कुल घट गई और उसके मूल्य में गिरावट आ गई। तो अब जो तिनकठिया चलाने वाले चंपारण के जो ब्रिटिश जमींदार थे, उनको नील खरीदने में लाभ नहीं रह गया, बल्कि उनके लिए वो लायबिलिटी बन गया। वो चाहते थे कि अब हम नील की खेती बंद करवा दें या किसानों को तिनकठिया से फ्री करें, तो सीधे फ्री कर देते ईमानदारी के साथ। उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भागे हुए भूत की लंगोटी भली, किसानों से हम जितना ऐंठ लें उतना हम ऐंठ सके। उन्होंने क्या किया कि किसानों को एक तरह से ऐलान करवा दिया कि जो किसान तिनकठिया से मुक्त होना चाहते हैं वो हमें एक रकम मुआवजा के रूप में दे। अब बेचारे भोले भाले किसान इस कॉम्प्लिकेशन को समझ नहीं सके, वे सब उनको मुआवजा की राशि देने लगे। और इस टेक्निकल बात को राजकुमार शुक्ला अच्छे ढंग से समझ रहे थे। तो राजकुमार शुक्ला इस बात पर एक तरह से समझ गए कि भाई तो उनकी चाल है, किसान भोले भाले किसान फंस रहे। तो इसी मुद्दे पर वो गांधी जी को यहाँ पर बुलाने आए थे कि गांधी जी उस मूवमेंट में चले। 1917 में गांधी जी पहुंचे, और जिस समय चंपारण स्टेशन पर ट्रेन से उतरे, बस हजारों की भीड़ में किसान वहां उमड़ पड़ी। जिला कलेक्टर ने उन्हें आदेश दिया कि आप चंपारण खाली कर दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं चंपारण खाली नहीं करूंगा, मैं प्रस्तुत हूं, आप मुझे जो भी दंड देना चाहे दीजिए। गांधी जी का सत्याग्रह था। अब गांधी जी का सत्याग्रह भारत के लिए कितना नया था कि बिपिन चंद्रा ने एक बात कही, आपको भी हंसी आएगी। उस समय क्योंकि होम रूल आंदोलन चल रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक भी थे, श्रीमती एनी बेसेंट भी थी। तो जब उन सब ने गांधी जी की वाणी सुनी कि मैं नहीं जाऊं, मैं चंपारण खाली नहीं करूंगा और मैं दंड को स्वीकार करूंगा, उन दोनों को भी आश्चर्य होने लगा। उन लोगों ने भी कहा चंपारण खाली नहीं करूंगा मतलब? अधिकारी ने कहा, अथॉरिटी ने कहा है तो खाली तो करना पड़ेगा। मतलब उन लोगों के कैलकुलेशन में था कि जब अधिकारी इस तरह का आदेश देता है तो भले ही हम उसका लाख विरोध करें, परंतु खाली करना पड़ता है। तो गांधी जी चंपारण खाली कर देना। लेकिन गांधी जी वहां पर सत्याग्रह पर बैठ गए, उनको पहले जेल में डाल दिया, जेल में सत्याग्रह पर बैठ गए। तब जब गवर्नर को पता चला तो उसको लगा कि भाई कलेक्टर तो बहुत मुसीबत में फंसने जा रहा है। वो साधारण आदमी नहीं है जिसको उसने बंदी बनाया, तो साउथ अफ्रीका का हीरो है, ये तो परेशान कर देगा ब्रिटिश को। बस तुरंत उसने बीचों बचाव किया और एक कमिटी बनाई तिनकठिया पर विचार करने के लिए। उसमें एक मेंबर गांधी जी को भी बनाया, और फिर उस कमिटी के रिकमेंडेशन पर तिनकठिया पद्धति समाप्त। गांधी जी का बहुत बड़ा सक्सेस था, एकदम पूरे इंडिया में उनकी ख्याति हुई कि देखिए कितनी बड़ी सफलता गांधी जी ने चंपारण में। अब देखो, अगर कालक्रम के अनुसार देखोगे तो चंपारण के बाद आता है अहमदाबाद, कालक्रम के अनुसार। लेकिन चूंकि खेरा भी एक किसान आंदोलन है, इसलिए जब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो हम खेरा सत्याग्रह की बात भी कर ही लेते हैं साथ में। तो चलो, खेरा सत्याग्रह गुजरात का एक जिला था खेरा, यह रैयतवाड़ी क्षेत्र था। रैयतवाड़ी क्षेत्र में जो भू है उसकी रकम दी जाती है वो सरकार को दी जाती है, मैंने पहले ही बताया, और जमींदारी क्षेत्र में जमींदार को दी जाती है। एक बात के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस इस बात के प्रति बहुत सावधान थी कि हम कांग्रेस इस बात के प्रति बहुत ज्यादा सावधान हुआ करती थी
कि जमींदारी क्षेत्र में हम आंदोलन ना छेड़ें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जमींदार को रकम हम रोके और भारतीय समाज के अंदर जमींदार से हमारा मतभेद हो। लेकिन रेतवाड़ी क्षेत्र में कांग्रेस थोड़ा उत्साहित रहती थी। तो खेरा में क्या हुआ था कि फसल नष्ट हो गई थी, और पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, शायद आपको याद होगा, 1883 में एक अकाल संहिता लाई गई थी। अकाल संहिता, अकाल संहिता में प्रावधान यह था कि अगर फसल इतनी नष्ट हो जाए कि जब केवल 1/4 फसल खड़ी रहे, उसमें भू राजस्व की रकम माफ कर देनी चाहिए। तो खेरा में कुछ वही हाल था, लेकिन सरकार भू राजस्व की रकम माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी नहीं, उतनी फसल नष्ट नहीं हुई है। वहां पर एक लोकल लीडर था मोहनलाल पांड्या, उसने आंदोलन छेड़ा। गांधी जी भी पहुंच गए और गांधी जी को वहां पर बुलावा आया। गांधी जी गए, उन्होंने भी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। तो वहां पर भी गांधी जी को एक तरह से सफलता मिली, क्योंकि सरकार ने भू राजस्व की राशि माफ तो नहीं की, लेकिन हाँ, उसने आदेश जारी किया कि भू राजस्व की रकम केवल वही किसान चुका सकते हैं जो चुकाने की स्थिति में है। तो सारे किसानों ने प्रकारांतर से कह दिया कि हमने रकम, हम चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो प्रैक्टिकली सबको रकम की माफी हो। अब मैं आपको बताऊं कि गांधी जी जब ये आंदोलन में थे तो सबसे बड़ी चीज है कि उनको एक लोकल लीडर का सपोर्ट भी मिल रहा था। जैसे बिहार आंदोलन में गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, भूला भाई देसाई, मजरूल हक, ये सब गांधी जी के फॉलोअर बन गए। गुजरात आंदोलन में आए तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यागी, ये सब गांधी जी के फॉलोअर बने। अब यहां से वो चले अहमदाबाद। अहमदाबाद तो पहले ही हुआ था। अहमदाबाद में क्या स्थिति थी, अहमदाबाद में एक्चुअली वहां पर मिल था, बॉम्बे भी था, अहमदाबाद भी केंद्र था उद्योगों का। लेकिन अधिकतर जो बिहार या यूपी के जो मजदूर जाना पसंद करते थे, वो अहमदाबाद कम और बॉम्बे जाना ज्यादा पसंद करते थे। तो अहमदाबाद में कुछ मजदूर थे, उनको तो चाहिए था उद्योगपतियों को मजदूर। तो क्या हुआ कि अहमदाबाद में 1914 में प्लेग फैल गया। वहां के उद्योगपतियों को डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि मजदूर हमारे यहां से पलायन कर जाए। तो उन्होंने मजदूरों को रोकने के लिए एक व्यवस्था लाई, उसको कहते हैं प्लेग बोनस। और मजदूरों को प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। कहा कि तुम्हारी जो आय है उसका 70% आपको प्लेग बोनस मिलेगा। तो मजदूर रुक भी गए और चलिए कोई बात नहीं, मतलब उत्पादन चलता रहा। 1918 में तब तक प्लेग समाप्त हो गया और उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ था। अब मिल मालिक चाहते थे कि हम प्लेग बोनस को हटा दें, क्योंकि उस समय तो उनकी मजबूरी थी। वो सोचते थे कि हम कम मुनाफा लेंगे, मुनाफा को सैक्रिफाइस करके उनको हम बोनस बढ़ा देते हैं, नहीं तो भाग जाएंगे। अब उनको लगा कि अगर हमेशा ये रकम देते रहेंगे तो हमें तो आमदनी होगी ही नहीं। 1918 में उन्होंने प्लेग बोनस हटाना चाहा। तो मजदूरों ने तर्क दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर अभी आप प्लेग बोनस हटा लेंगे तो हमें आर्थिक तंगी हो जाएगी, हमारा जीवन स्तर नीचे गिरेगा, इसलिए आप प्लेग बोनस रहने दीजिए। तो मिल मालिकों ने नहीं माना। मिल मालिकों ने नहीं माना तो मजदूरों ने वहां पर हड़ताल बुलाई और गांधी जी को आमंत्रित किया। तो गांधी जी गए और गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह आंदोलन आरंभ। अब मिल मालिक भी एडमेंट थे कि भाई हम 70% प्लेग बोनस तो देने से रहे। तो मिल मालिकों ने क्या किया बदले में, अपने अपने उद्योगों में ताला लगाना शुरू कि भाई हम चलो ताला बंद ही कर देते। तो गांधी जी को लगा कि अरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर तालाबंदी हो गई तो मजदूरों की तो नौकरी भी छूट जाएगी और जो भी उद्योग है वो भी बंद हो जाएंगे और मजदूरों की नौकरी छूट जाएगी। तो गांधी जी ने बीच में समझौता और वार्ता का तरीका अपनाया और पूंजीपतियों को राजी किया कि ऐसा है कि 70% अगर आपको बहुत भारी पड़ रहा है तो कम से कम 35% दे दीजिए। और मजदूरों को राजी किया कि भाई आप लोग भी 35% लेके मान जाइए। अंत में 35% पर डन हो गया। यहाँ पर गांधी जी को आंशिक सफलता मिली। यहाँ भी ये 3 आंदोलनों से गांधी जी की ख्याति आसमान छूने लगी। चारों तरफ उनका जयनाद होने लगा
और पहली बार भारतीय किसानों को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब तक भारतीय नेता केवल कहते थे और गांधी जी ने वास्तव में हमारे लिए कुछ। तो माय स्टूडेंट्स, यह है 3 रीजनल स्टेट। अब एक रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट होगा, उसकी चर्चा थोड़ी सी इसमें बची हुई है, इसको मैं कल ही कर दूंगा। और फिर आज मैंने एक मैटर आप लोगों को भिजवाया है 1920 से 1929। तो मैं रॉलेट सत्याग्रह में कम ही टाइम लगेगा उसको डील करने के बाद हम 1920 के दशक में आ जाएंगे। और 1920 के दशक में राष्ट्रवाद की एक धारा चलेगी, एक धारा चलेगी संप्रदायवाद की। तो हम इस बहस को कल आगे बढ़ाएंगे। और उस मैटर में हमने 4 क्वेश्चन भी करके दिए। मिस्टर अंकुर, इन लोगों को मैटर चला गया है, मैटर चला गया है ना। उस क्वेश्चन में हम आपको, उसमें 4 क्वेश्चन भी मैंने मॉडल आंसर करके डाला हुआ है, तो वो आप इंजॉय करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप देखते रहना और कल क्लास में मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा। तो आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, तो आज मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, फिर कल मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। ओके माय स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।